ये कहानी है जोसलिन नाम के 50 साल के करीब एक फ्रेंच बिजनेसमैन की, जो बाहर से तो अमीर, चार्मिंग और कामयाब लगता है, लेकिन अंदर से प्लेबॉय और फेक लाइफ जीता है। जोसलिन हर लड़की को अपनी दौलत, स्पोर्ट्स कार और झूठे लफ्जों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अपनी असली उम्र छुपाने के लिए वो रोजाना जॉगिंग करता है और मेडिकल चेकअप भी कराता है। जोसलिन के लाइफस्टाइल सिर्फ ऐशो आराम और लड़कियों को लुभाने तक सीमित है, पर एक दिलचस्प बात यह है कि वो अपने बिजनेस में काफी प्रोफेशनल है। स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मालिक होने के बावजूद वो अपनी फीमेल एम्प्लॉय से कभी फ्लर्ट नहीं करता। ऑफिस में वो खड़ूस बॉस की तरह बर्ताव करता है और मुनाफे के अलावा उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। मोड़ तब आता है जब एक दिन लंच के दौरान जोसलिन का दोस्त और डॉक्टर मैक्स उससे कहता है, तुम्हारी ये झूठी लाइफस्टाइल कब खत्म होगी? तुम 50 के होने वाले हो, अब भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन जोसलिन हंसते हुए जवाब देता है, मुझे हर बार झूठ बोलकर एक नया इंसान बनने में मजा आता है। लड़कियों को इम्प्रेस करना मेरे लिए एक चैलेंज है। उसी वक्त जोसलिन को फोन आता है कि उसकी माँ का निधन हो गया है। जोसलिन अपनी माँ के करीब नहीं था, लेकिन इस खबर ने उसे विचलित कर दिया। वो अपनी कार लेकर फ्यूनरल में पहुंचता है, लेकिन गलती से किसी और के फ्यूनरल में चला जाता है। यह महसूस होते ही वो चुपचाप वहां से निकलकर अपनी माँ के असली फ्यूनरल में पहुंचता है। वहाँ उसका सामना अपने भाई लूसीन और अन्य रिश्तेदारों से होता है जो उसे पसंद नहीं करते। फ्यूनरल के दौरान लूसीन उसे उनकी माँ के घर की चाबी देता है और बताता है कि माँ चाहती थी कि घर के बेचने से पहले जोसलिन वहाँ एक बार जरूर जाए। यहाँ से कहानी में नया ट्विस्ट आता है। अगले दिन जोसलिन अपनी माँ के घर जाता है। वहाँ उसे अपनी माँ की कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, जिनसे उसे उनके और संघर्षों का एहसास होता है। ये सब देखकर वह अपनी लाइफस्टाइल पर सोचने को मजबूर हो जाता है। जोसलिन अपनी माँ के पुराने सामानों में खोया हुआ था। वह उनके व्हीलचेयर पर बैठकर उनकी यादों को टटोलने लगा। बचपन और जवानी की ढेरों तस्वीरें और एक पुराना कैसेट उसे मिला। जब उसने कैसेट प्ले किया तो उसकी माँ का पसंदीदा गाना बजने लगा। गाना सुनते सुनते जोसलिन भावुक हो गया और व्हीलचेयर पर ही नाचने लगा। डांस करते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अपना नाम जूली बताया और कहा कि वो अभी अभी जोसलिन के पड़ोस में रहने आई है। उसने मदद के लिए जोसलिन से कहा, मुझे अपना सामान रखने में थोड़ी मदद चाहिए। जोसलिन, जो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था, तुरंत बोला, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। लेकिन जैसे ही वो व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है, जूली झट से कहती है, अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही संभाल लूंगी। जोसलिन को तब एहसास हुआ कि जूली उसे हैंडीकैप समझ रही है। जूली ने उसे बताया कि वो ऐसे लोगों की देखभाल करने का काम करती है और अगर जोसलिन को जरूरत हो तो वो उसकी देखभाल कर सकती है। ये सुनकर जोसलिन को एक योजना सूझती है। अगले दिन जोसलिन अपनी कंपनी की मीटिंग खत्म करके वापस लौटता है। वो व्हीलचेयर पर बैठकर जूली के अपार्टमेंट में जाता है और उसे अपनी माँ के घर पर कॉफी के लिए बुलाता है। जूली मान जाती है। कॉफी के दौरान जोसलिन जूली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उससे अजीब अजीब सवाल पूछती है, जैसे क्या आपकी शादी हो चुकी है, आप क्या काम करते हैं। पहले तो जोसलिन झूठ बोलता है कि वो काम नहीं करता क्योंकि वो हैंडीकैप है, लेकिन जब जूली ये सुनकर जाने लगती है, झट से कहता है, असल में मैं पेरिस की स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये सुनकर जूली का रवैया बदल जाता है। वो जोसलिन में दिलचस्पी दिखाती है और उसे अपने माता पिता के घर पर संडे को होने वाली बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट करती है। जाते जाते वो जोसलिन को एक प्यारी सी मुस्कान देती है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे कोई राज छुपा था। संडे को जोसलिन अपनी स्पोर्ट्स कार को जूली के घर से दूर पार्क करता है। वो व्हील चेयर पर बैठकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में मौजूद लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन जोसलिन किसी को नजरअंदाज करते हुए जूली से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। जूली अपनी फैमिली से जोसलिन को मिलवाती है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जोसलिन को पता चलता है कि जूली ने उसे क्यों बुलाया है। दरअसल जूली की बड़ी बहन फ्लोरेंस है, जो व्हील चेयर की मदद से चलती है। जूली जोसलिन को अपनी बहन के साथ सेट करने की कोशिश कर रही थी। अब जूली और घर के बाकी लोग फ्लोरेंस और जोसलिन को अकेला छोड़कर अंदर चले जाते हैं। जोसलिन फ्लोरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो बार बार अपनी घर की तरफ देखता है, जैसे वहाँ से जल्दी निकलना चाहता हो। इस खामोशी को फ्लोरेंस तोड़ती है। वो जोसलिन से बातचीत शुरू करती है। अपनी बातों में वो उसे बताती है कि वो हैंडीकैप लीग में टेनिस खेलती हैं और एक बड़े ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ वायलिन बजाती हैं, जिसके लिए वो देश विदेश का टूर करती हैं। फ्लोरेंस का आत्मविश्वास और जिंदगी के प्रति उसका जज्बा जोसलिन को थोड़ा प्रभावित करता है। फ्लोरेंस का मजाकिया स्वभाव और सेंस ऑफ ह्यूमर जोसलिन को अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे उस नजर से नहीं देख पाता जैसे वो जूली या दूसरी लड़कियों को देखता है। उसकी नजर में फ्लोरेंस के लिए केवल सम्मान होता है, उसे ज्यादा कुछ नहीं। जोसलिन का दोस्त और उसका सलाहकार शहर लौटकर जोसलिन अपने दोस्त मैक्स को सारी बातें बताता है। मैक्स उसे समझाता है, जूली के चक्कर में मत पड़ो, फ्लोरेंस के साथ जुड़ने से चीजें और उलझेगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ के घर जाना ही बंद कर दो और इस नाटक को यही खत्म करो। जोसलिन को मैक्स की बात सही लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी माँ की कब्र पर
फूल चढ़ाने के लिए अपने होम टाउन लौटना पड़ता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने भाई लूसिन से होती है। लूसिन उसे फटकारते हुए कहता है, तुम्हारे झूठ ने सब गड़बड़ कर दी है। जब तुमने माँ के घर का इच्छाओं का मान रखा तो मैं जूली से मिला। उसकी बातों से मुझे तुम्हारे हैंडीकैप वाले झूठ का पता चल गया था, लेकिन मैंने जूली को कुछ नहीं बताया। जोसलिन को लूसिन की बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वो समझता है कि अब इस सबको खत्म करना जरूरी है। जोसलिन अपने दोस्त मैक्स और भाई लूसिन की सलाह मानता है। वह फैसला करता है कि अब वो अपनी माँ के घर नहीं जाएगा। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी डेली लाइफ की जिंदगी में खुद को बिजी कर लेता है और इस झूठ को बंद करने की कोशिश करता है। एक दिन जब जोसलिन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि एक लड़की फ्लोरेंस उससे मिलने आई है। फ्लोरेंस के नाम से ही जोसलिन घबरा जाता है और जल्दी से अपनी डेस्क पर बैठकर पैर लटकाने की एक्टिंग करने लगता है। फ्लोरेंस अंदर आती है और बताती है कि वो शहर में चल रहे अपने टेनिस टूर्नामेंट के दौरान उससे मिलने आई हैं। साथ ही वो अपनी बहन जूली के बर्ताव के लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं कि जूली ने दोनों को करीब लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जैसे हालत वाले लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखें। जोसलिन फ्लोरेंस से सच बताने का सोचता है, लेकिन तभी फ्लोरेंस उससे पूछती है कि उसकी व्हीलचेयर कहाँ है। जोसलिन सच कहने वाला होता है, लेकिन फ्लोरेंस खुद ही कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम ऑफिस में व्हीलचेयर क्यों नहीं रखते। तुम नहीं चाहते हैं कि लोग तुम पर तरस खाएं, लेकिन याद रखना जैसे तुम हो वैसे ही परफेक्ट हो। फ्लोरेंस की बातें सुनकर जोसलिन थोड़ा असहज हो जाता है। इस दौरान उसकी असिस्टेंट मेरी बार बार बहाने बनाकर उन्हें डिस्टर्ब करती रहती है। फ्लोरेंस अब उससे कहती है कि उसका शाम को मैच है और अगर वो चाहे तो देखने आ सकता है। ये कहकर वो चली जाती है। शाम को जोसलिन उसका मैच देखने पहुंचता है। फ्लोरेंस का प्रदर्शन देखकर वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो देखता है कि फ्लोरेंस जिंदगी को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जीती है। मैच खत्म होने के बाद जोसलिन चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फ्लोरेंस की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वो पास में रखी एक व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फ्लोरेंस उसे देखकर खुश होती है, लेकिन कहती है, तुम मेरी व्हील चेयर पर बैठे हो। जोसलिन झूठ बोलने में माहिर था, तो तुरंत बहाना बनाते हुए कहता है, मेरा ड्राइवर मेरी व्हील चेयर गाड़ी में छोड़ गया। यहाँ ये चेयर दिखी तो सोचा इसी का इस्तेमाल कर लूं। फ्लोरेंस उसकी बात पर हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरी स्पोर्ट्स चेयर है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद फ्लोरेंस उसे अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने का इनवाइट करती है। वहाँ जाकर जोसलिन देखता है कि फ्लोरेंस के सारे दोस्त भी किसी न किसी तरह से हैंडीकैप है। वो खुद को उनके बीच असहज महसूस करता है, लेकिन नाटक करता रहता है। उस रात घर लौटने के बाद जोसलिन को सपने में भी फ्लोरेंस और उसके दोस्त दिखते हैं। घबराकर वो अचानक उठता है और जल्दी से अपने पैरों को छूकर चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। अब उसे समझ में आता है कि ये झूठ उसे कितनी दूर तक ले गया है। जोसलिन अब अपनी असिस्टेंट मेरी को फ्लोरेंस की व्हीलचेयर उसके घर पहुंचाने के लिए भेजता है। मेरी को मजबूरी में जोसलिन के झूठ में उसका साथ देना पड़ता है। जोसलिन फ्लोरेंस के कंसर्ट में जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर भी अपने झूठ से बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ पहुंचकर वो रिसेप्शन पर व्हीलचेयर मांगता है, लेकिन रिसेप्शन वाले उसे व्हीलचेयर की जगह एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर पकड़ा देते हैं। अब जोसलिन कंसर्ट हॉल की बालकनी में बैठकर फ्लोरेंस के म्यूजिक कंसर्ट देखता है। इस बार वो फ्लोरेंस के टैलेंट और उसकी खूबसूरती को ध्यान से देखता है और उसे पसंद करने लगता है। कंसर्ट खत्म होने के बाद जोसलिन फ्लोरेंस से मिलता है और उसके वायलिन बजाने की खूब तारीफ करता है, लेकिन झूठ बोलते हुए कहता है कि वो किसी और काम से वहाँ आया था। उसके बाद फ्लोरेंस उसे डिनर पर चलने का ऑफर देती है, जिससे जोसलिन तुरंत मान लेता है। डिनर के दौरान फ्लोरेंस उसकी अजीब हरकतों पर खूब हंसती है, क्योंकि जोसलिन व्हील चेयर की आदत नहीं होने के कारण अनकंफर्टेबल महसूस करता है। दोनों देर रात तक बातें करते रहते हैं और समय कैसे बीत जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह जब फ्लोरेंस अपने होटल रूम पे लौटने लगती है तो कॉफी पीने के लिए जोसलिन को भी बुला लेती हैं। ये फ्लोरेंस का इशारा था कि वो उसे अपने करीब आने देना चाहती हैं। जोसलिन उसकी तरफ खींचने लगता है, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेता है। ये वही जोसलिन था जो पहले लड़कियों को धोखा देने से नहीं चूकता था, लेकिन फ्लोरेंस के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जोसलिन फ्लोरेंस के रूम में जाने से मना कर देता है और बाहर से ही उसके गाल पर हल्का सा किस करके चला जाता है। फ्लोरेंस को जोसलिन की ये अदा और भी ज्यादा भा जाती है। घर लौटने के बाद फ्लोरेंस अपनी बहन को बताती है कि उसे जोसलिन से प्यार हो गया है। दूसरी तरफ जोसलिन भी फ्लोरेंस से मिलने के बाद बेचैन महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। आखिरकार वो फ्लोरेंस को फोन करके अपने घर डिनर पर बुला लेता है। जब उसकी असिस्टेंट मेरी को ये बात पता चलती है तो पता नहीं क्यों उसे अंदर से बुरा लगता है, लेकिन वो जोसलिन के सामने इसे जाहिर नहीं करता। मैक्स जो जोसलिन का दोस्त है उसे समझाता है कि उसे ये खेल यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम दुखद हो सकता है। जोसलिन भी मानता है कि मैक्स की बात सही है। डिनर के दौरान वो फ्लोरेंस
फ्लोरेंस को अपनी सच्चाई बताने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन सच बोलना इतना आसान नहीं होता। वह हर बार खुद को रोक लेता है और फ्लोरेंस के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। जोसलिन और फ्लोरेंस का रिश्ता धीरे धीरे गहरा जा रहा था। एक दिन डिनर के दौरान फ्लोरेंस उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिससे उसने केवल झूठ बोलने की वजह से रिश्ता तोड़ लिया था। जब जोसलिन ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो फ्लोरेंस से कहता है कि शायद वो उसे माफ कर सकती थी, लेकिन फ्लोरेंस साफ कहती है कि वो झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करती। यह सुनकर जोसलिन राहत की सांस लेता है कि उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद जोसलिन रिमोट का एक बटन दबाता है, जिससे उनके डिनर टेबल के नीचे का फर्श धीरे धीरे एक स्विमिंग पूल में बदल जाता है। दोनों पानी में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए रोमांटिक पल बिताते हैं। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फ्लोरेंस इस एहसास से बहुत खुश थी, लेकिन जोसलिन अंदर से इमोशनल और कंफ्यूज्ड हो चुका था। वो मैक्स से सलाह लेता है। मैक्स उसकी हालत देखकर कहता है, तुम्हें फ्लोरेंस से प्यार हो गया है, अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। जोसलिन इस बात पर सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद जोसलिन फ्लोरेंस को अपने दोस्त मैक्स और असिस्टेंट मैरी से मिलाने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाता है। फ्लोरेंस भी अपने म्यूजिक बैंड के एक दोस्त को साथ ले आती है। रेस्टोरेंट में जब जोसलिन अपनी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो मैक्स खुद फ्लोरेंस को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे जोसलिन जानबूझकर अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है और मैक्स को बाथरूम तक ले जाने के लिए कहता है। वॉशरूम में जोसलिन मैक्स से कहता है कि ये सही जगह नहीं है और ना ही सही वक्त है। तभी फ्लोरेंस का दोस्त वहाँ आ जाता है और मैक्स को मजबूरी में जोसलिन के झूठ का साथ देना पड़ता है। इस तरह जोसलिन फिर से सच बताने में असफल रहता है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ आता है। जोसलिन का भाई लूसीन फ्लोरेंस की बहन जूली के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन लूसीन गलती से जूली को बता देता है कि उसका भाई जोसलिन फ्लोरेंस से झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही जूली गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सीधे जोसलिन के पास जाती है। जूली आते ही जोसलिन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। अगर तुमने फ्लोरेंस को सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा हर झूठ सबके सामने ला कर रहूंगी। जोसलिन इस धमकी से डर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो सोचता है कि अगर उसने सच बताया तो फ्लोरेंस उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इस कंफ्यूजन में वो अपने पिता से मिलने ओल्ड एज होम जाता है। यहाँ पता चलता है कि जोसलिन अपने पिता पर ही गया है। उसका पिता जो ओल्ड एज होम में आराम से जोसलिन के पैसे पर ऐश कर रहा था, कई बूढ़ी औरतों पर लाइन मारते हुए दिखता है। ये देखकर जोसलिन को एहसास होता है कि वो अपने पिता की गलतियों को दोहरा रहा है और अब उसे अपनी सच्चाई का सामना करना ही होगा। जोसलिन अपनी परेशानी को लेकर बहुत चिंतित था। वह अपने पिता से मिलने गया और अपने परेशानी के कारण अपने पिता को बताया। उसके बाद पिता ने उसे एक चर्च का नाम बताया जहाँ चमत्कार होने की अफवाहें थी। उन्होंने सुझाव दिया कि वो वहाँ जाकर व्हील चेयर से खड़े होकर चलना शुरू कर दे, जिससे सबको लगे कि वो चमत्कार से ठीक हो गया है। जोसलिन को ये योजना घटिया लगी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था। इस बीच जूली फ्लोरेंस को जोसलिन की सच्चाई बताए बिना उससे दूर रहने की सलाह दे रही थी, लेकिन फ्लोरेंस को पहले ही पता था कि जोसलिन हैंडीकैप नहीं है। उसने जूली को बताया, मैंने अपनी आधी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताई है, इसीलिए मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से मुझे खुशी के पल मिल रहे थे। अब जोसलिन, फ्लोरेंस, मैक्स और मेरी चर्च की ओर निकल पड़े। फ्लोरेंस चमत्कारों पर विश्वास करने की बातें कर रही थी, लेकिन जोसलिन बहुत परेशान था। चर्च पहुंचने पर फादर ने जोसलिन को अंदर बुलाया और कहा, अगर तुम चलने लगे तो ये झूठ होगा, यह चमत्कार नहीं होते। लोगों की झूठी उम्मीदें बढ़ाना ठीक नहीं है। फादर की बात सुनकर जोसलिन वहाँ से लौट आया। रास्ते में वे एक स्टोर पर रुके। फ्लोरेंस ने सबके उतरे चेहरे देखे और गहरे ख्यालों में डूब गई। अचानक वो सड़क पर आ गई और एक ट्रक से टकराने वाली थी, तभी जोसलिन ने उसे बचा लिया। ये देखकर फ्लोरेंस ने जोसलिन के झूठ में उसका साथ देते हुए जोर से कहा, चमत्कार चमत्कार। मैक्स और मेरी ने भी इसे दोहराया। जोसलिन का झूठ अब उसके दिल को और भारी कर रहा था, खासकर जब उसने फ्लोरेंस की नम आंखों में अपना सच देखा। वो नजरें चुराकर वहाँ से चला तो गया, लेकिन खुद को इस कदर गिरा हुआ महसूस करने लगा कि वापस फ्लोरेंस का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फ्लोरेंस की नजरों में खुद को नीचा महसूस करते हुए जोसलिन ने उन तीनों को घर वापस भेज दिया और खुद दूसरी गाड़ी लेकर शहर लौट आया। शहर पहुंचने के बाद वो हर जगह खोया खोया और गुमसुम रहने लगा। उसने खुद को काम में व्यस्त करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से एक हैंडीकैप टूर्नामेंट को प्रायोजित किया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाई और फ्लोरेंस से मिलने उसके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने फ्लोरेंस की उस बस को रोक लिया जिससे वो एक कंसर्ट के लिए जा रही थी। बस में चढ़कर उसने सिर्फ सॉरी कहा, लेकिन फ्लोरेंस ने उसकी माफी को ठुकराते हुए जवाब दिया, मैं झूठ बोलने वालों को माफ नहीं करती। जोसलिन उस
उसका जवाब सुने बिना बस से उतर गया। एक दिन जोसलिन ने अपनी असिस्टेंट मैरी को ऑफिस बुलाया। जब मैरी आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। जोसलिन के पूछने पर उसने अपने दिल की बात बताई। वो पिछले 12 सालों से जोसलिन से एक तरफा प्यार कर रही थी। उसने कहा, तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, मेरे जन्मदिन पर भी कभी विश नहीं किया, प्यार तो बहुत दूर की बात है। जोसलिन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसने उससे रोक कर बताया कि उसने उसे ऑफिस बुलाने का कारण यही था कि आज उसका जन्मदिन है। उसने पहली बार मेरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और गिफ्ट भी दिया। मेरी की खुशी के ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद जोसलिन ने खुद को सुधारने और कुछ बेहतर करने की ठानी। उसने एक मैराथन रेस में हिस्सा लिया जिसकी उसने बहुत तैयारी की थी, लेकिन जब फिनिश लाइन के पास पहुंचता तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो थक कर जमीन पर बैठ गया। तभी फ्लोरेंस वहाँ आई। व्हीलचेयर पर बैठी फ्लोरेंस मुस्कुराई और वही सब दोहराए जो कभी जोसलिन ने उसके लिए कहे थे। मैं यहाँ अपने काम से आई थी, सोचा मैराथन देख लूं और मुझे याद तुम मिल गए। फ्लोरेंस की ये बात सुनकर जोसलिन की आंखों में आंसू आ गए। वो इमोशनल हो गया लेकिन मुस्कुराने लगा। फ्लोरेंस ने उसे अपनी व्हीलचेयर पर बिठाया और उसे फिनिश लाइन तक ले गई। फिनिश लाइन पार करते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सबकी तालियों की गूंज के बीच किस किया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।